हाय एवरीवन, सिविल्स रिपोर्ट पे आप सबका स्वागत है। आज पीटी 365 पॉलिटी के सेकंड पार्ट को करेंगे, फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहली न्यूज नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में है। मॉनसून सेशन जो था पार्लियामेंट का इस बार, उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है गवर्नमेंट को फेस करना पड़ा। नो कॉन्फिडेंस का मतलब है आपको सरकार पे जो सत्ता में है उस पर अब कॉन्फिडेंस नहीं है। सो डेफिनेटली जो सरकार हम चुनते हैं उसके मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा के अंदर ही बैठते हैं। इसका मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इट कैन ओनली बी मूव्ड इन द लोकसभा। नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करने के लिए एक रेजोल्यूशन देना पड़ता है लोकसभा के अंदर, और ये रेजोल्यूशन कौन देता है? ऑपोजिशन पार्टी ही देगी ऑब्वियसली, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार के ऊपर उनको कॉन्फिडेंस रहा नहीं है। अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स भी दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 75 बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक साथ कि लोकसभा के लिए वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहे। तो अगर लोकसभा को कॉन्फिडेंस नहीं है उनके ऊपर तो डेफिनेटली वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे। इसी तरीके से स्टेट लेवल के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का आर्टिकल 164 है जो बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी collectively responsible to the स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। रूल 198 जो है रूल ऑफ प्रोसीजर का, उसमें भी कुछ प्रोविजन दिए गए हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के। ग्राउंड्स की बात की जाए तो ऐसा कोई ग्राउंड नहीं लिखा कि ऐसा कुछ होगा तभी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पीपल जो ऑपोजिशन में बैठे हैं। जब उनको लगता है कि लाना चाहिए तो वो लेके आ जाते हैं। स्पीचेस की बात करें तो जब तक हाउस के द्वारा परमिशन या फिर लीव ग्रांट नहीं की जाती है तब तक कोई भी बात नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए बोली नहीं जाएगी। रिपीट मोशन की बात करें तो अगर एक सेशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन एक बार लाया जा चुका है और हाउस ने उसको रिजेक्ट कर दिया, निगेट कर दिया, तो दोबारा से उसी सेशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन नॉट बी मूव्ड। अगर प्रोसेस को देखें तो प्रोसेस में हाउस जो है उसको सबसे पहले अपनी इच्छा व्यक्त करनी होती है दैट वी वांट द नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि हमें थोड़ा सा डाउट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे। स्पीकर उसको एग्जामिन करते हैं कि क्या ये जेन्युइन चीज है। उसके बाद जो मेंबर जो लाना चाहते हैं टेबल के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन, उनको हाउस की परमिशन यानी कि लीव मांगनी पड़ती है टू मूव द मोशन। अभी मोशन आया नहीं है, अभी आएगा, फिर उसके बाद डिस्कशन होगा। सो उसके बाद स्पीकर जो है वो पूरे मेंबर्स को बोलते हैं कि आप अपना फेवर बता दीजिए कि अगर आप चाहते हैं ग्रांट करना परमिशन कि हाँ जी ये मोशन आ सकता है। उसके बाद जो भी मेंबर्स लेके आ रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, उनका काउंट मिनिमम होना चाहिए 50 से कम अगर मेंबर्स ने साइन किया हुआ है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लीव ऑफ द हाउस में परमिट नहीं किया जाएगा। सो स्पीकर अगर 50 मेंबर हैं उसमें मिनिमम, तो स्पीकर जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं कि अब हाउस परमिशन देता है नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिस्कस करने की। उसके बाद इट इज बीइंग डिस्कस्ड विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर इसको डिस्कस कर लिया जाता है। सेकेंड न्यूज देखते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में। 7 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1998 का एक जजमेंट जो है उसको रिकंसिडर किया गया। जजमेंट था पीवी नरसिम्हा राव केस का, और ये बात करता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के ऊपर। इस जजमेंट में दरअसल ये बोला गया था कि अगर किसी भी एमपी यानी कि लेजिस्लेटर के द्वारा, मान के चलिए एमपी एमएलए, अगर उनके ऊपर ब्राइबरी यानी कि करप्शन का चार्ज लगा है तो डेफिनेटली क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। तो ये कहा गया है क्योंकि वो एमपी एमएलए हैं तो उनके ऊपर ब्राइबरी चार्ज के लिए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनको लीगल इम्यूनिटी मिली हुई है किसके तहत? पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के तहत। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आर्टिकल 105 में दिए गए हैं फॉर द एमपीज, आर्टिकल 194 में दिए गए हैं फॉर द एमएलएस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो होता है ये एक लीगल इम्यूनिटी है जो लेजिस्लेटर को मिलती है, और किसी भी तरीके का वो सिविल ऑफेंस या क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं कुछ पर्टिकुलर एक्शंस में तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि वो एक लीगल इम्यूनिटी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के तहत गेन करते हैं। सो पार्लियामेंट प्रिविलेज जो होता है किसी भी मेंबर ऑफ हाउस का, अगर कोई उसको नुकसान पहुंचाता है तो उस टर्म को कहते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। उसके बाद पार्लियामेंट ने अभी तक कोई खास लॉ नहीं बनाया, कानून नहीं बनाया जिसमें कुछ सर्टेन प्रिविलेज जो हैं वो मेंशन किए गए हो कि हाँ ये लिस्ट है जो कि प्रिविलेज में आएगी। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है, कोई कोडिफिकेशन नहीं हुआ है। पार्लियामेंट इकलौती ऐसी अथॉरिटी है जिसके पास ये चार्ज है कि वो ऐसा कानून या कोडिफिकेशन कर सकते हैं, और अगर ब्रीच होता है पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंटेरियन है उनके प्रिविलेज का, तो पार्लियामेंट उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है। और आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि मेंबर जो होते हैं हाउस के, अगर उनको लगता है कि उनका प्रिविलेज जो है उसका ब्रीच हुआ है, उल्लंघन हुआ है, तो वो चेयरमैन और स्पीकर को इसका कंप्लेंट कर सकते हैं। प्रिविलेजेस की बात करें तो 5 सोर्स हैं जिनसे प्रिविलेज को वो किया जाता है, निकाला जाता है, समझा जाता है। सबसे पहले आर्टिकल 105 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में उसके मेंबर्स और कमेटीज को लेकर क्या क्या पावर और प्रिविलेज रहेंगे। आर्टिकल 194 सेम चीज बताता है पावर एंड प्रिविलेज ऑफ एमएलए और उनके जो कमेटीज हैं लेजिस्लेचर की, उनके बारे में। आर्टिकल 105 में यह भी लिखा गया है कि किसी भी पर्सन के द्वारा अगर पार्लियामेंट का मेंबर होते हुए कोई रिपोर्ट, पेपर, वोट ये सब दिया गया है पार्लियामेंट के अंदर, तो उसके लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, उनको टोटल प्रोटेक्शन है। सेम प्रोटेक्शन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को भी रहेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें तो आर्टिकल 105 में यह भी लिखा गया है कि बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बीइंग अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली,
आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को अगर पार्लियामेंट में डिस्कस कर रहे हैं तो आप अगर थोड़ा सा अपफ्रंट होके बोल भी देते हैं, कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच के कुछ पॉइंट्स को वायलेट भी कर देते हैं, तो आपके खिलाफ किसी भी तरीके की कोर्ट में कार्रवाई नहीं की जाएगी, बिकॉज यू आर अंडर द प्रिविलेज। उसके अलावा आर्टिकल 121 कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा ये बोलता है कि जजेस जैसे कंडक्ट करते हैं उनके कंडक्ट को पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता जब तक इसके लिए कोई मोशन ना आया हो। तो डेफिनेटली फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर आर्टिकल 121 को वायलेट नहीं करना है, जजेस की कंडक्ट को डिस्कस नहीं करना है, बाकी जो मर्जी कर सकते हैं। आर्टिकल 122 भी ये बोलता है कि जो कोर्ट है वो पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है, उनकी क्या प्रोसीडिंग्स हैं, उनके खिलाफ किसी भी तरीके का इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं, चाहे प्रोसीजर इरेगुलर ही क्यों ना हो। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि पार्लियामेंट्री सेशंस में रेगुलरली अटेंडेंस बनी रहे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहे लेजिस्लेटर के पास कि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें, अथॉरिटी बनी रहे लेजिस्लेटर की, और वो अपने फंक्शंस को इंडिपेंडेंटली कर सके, किसी का प्रेशर उनको कभी फील ना हो। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को डिसाइड करने के बाद एक कमेटी भी बनाई गई है जो ये तय करती है कि कहीं आपके प्रिविलेज को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। ये कमेटी दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में है। लोकसभा में इसमें 15 मेंबर होते हैं, राज्यसभा में 10 मेंबर होते हैं। और चेयरमैन की बात की जाए तो स्पीकर जो है वो चेयरमैन नॉमिनेशन की बात की जाए तो स्पीकर इसके मेंबर को नॉमिनेट करते हैं लोकसभा के अंदर, चेयरमैन जो है वो नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के अंदर। इसका फंक्शन वही है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो है उसको देखना और इन्वेस्टिगेट करना अगर वो हुआ है। रूल्स की बात की जाए तो कुछ रूल्स भी बनाए गए हैं जिसमें प्रिविलेजेस के बारे में मेंशन किया गया है और साफ लिखा गया है कि पार्लियामेंट के पास टोटल ऐसा एक मतलब रूल ऑफ फ्रेमवर्क है जिसमें वो साफ साफ ये बोलते हैं कि हमारे मेंबर्स को कुछ ना कुछ प्रिविलेज हासिल है, और अगर हमारे मेंबर के खिलाफ किसी भी तरीके का अरेस्ट, डिटेंशन, इम्प्रिजनमेंट, कन्विक्शन, इस तरीके का कोई चार्ज आता है, क्रिमिनल चार्ज या ऑफेंस, तो उसकी जानकारी हमें इमीडिएटली मिलनी चाहिए। और स्ट्रेंजर्स यानी कि कोई अजनबी अगर आने की कोशिश करता है प्रोसीडिंग्स के अंदर पार्लियामेंट में, तो उसको भी एक्सपेल करने का, उसको एक्सक्लूड करने का जो अधिकार है वो भी हाउस के पास है। कुछ और सोर्सेज जैसे कि पार्लियामेंट्री कन्वेंशन और जजमेंट्स के द्वारा भी प्रिविलेज क्या क्या है क्या क्या नहीं है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। एक टर्म होती है कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। तो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। देखिए जो प्रिविलेज है वो तो हर एक एमपी या फिर हर एक लेजिस्लेटर के पास है, राइट? तो इसमें अगर उनके प्रिविलेज को नुकसान पहुंचेगा तो हम कहेंगे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, लेकिन पूरे हाउस का भी तो एक डेकोरम है ना। अगर उस हाउस के डेकोरम को नुकसान पहुंचेगा तो हम कहेंगे कि इस मेंबर ने किया है कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, जैसे होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। सो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस में क्या होता है कि आप पार्लियामेंट के जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी फंक्शनिंग को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और पार्लियामेंट एक लौती अथॉरिटी है जो डिसाइड करेंगे कि ब्रीच हुआ है या फिर कंटेम्प्ट हुआ है। कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर नहीं, आप कोर्ट नहीं जा सकते कि ये कंटेम्प्ट ऑफ हाउस हो गया वहां पे पार्लियामेंट के अंदर, ऐसा नहीं होगा। हाउस जो है उसको साफ साफ एक अधिकार होता है कि अगर उनको लगता है कि किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ हाउस किया है तो उसको सजा भी दे सकते हैं, इंक्लूडिंग वो जेल भी भेज सकते हैं उनको रेस्ट ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द हाउस सेशन। मान के चलिए 6 महीने का हाउस सेशन चलने वाला था, 4 महीने बाद किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ हाउस कर दिया तो बचे हुए 2 महीने के लिए उसको जेल में डाला जा सकता है। अगर एमपी को गिल्टी पाया जाता है तो हो सकता है उसको सस्पेंड भी कर दिया जाए, उसकी मेंबरशिप छीन ली जाए और एक्सपेल कर दिया जाए हाउस से। नेक्स्ट आपकी न्यूज एक्सपल्शन ऑफ लॉ मेकर्स के बारे में है। लोकसभा ने हाल फिलहाल कुछ मेंबर्स को एक्सपेल कर दिया है। कहां से? लोकसभा से, क्योंकि उनको ये जानकारी मिली थी कि इन मेंबर्स ने क्या किया, कुछ ब्राइब या इलीगल तरीके से गिफ्ट वगैरह एक्सेप्ट किए। अब ये रिपोर्ट किसने सबमिट करी कि ये गिफ्ट वगैरह इन्होंने लिए हैं? एथिक्स कमेटी ने। सो एथिक्स कमेटी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होती है। सबसे पहले इसका गठन राज्यसभा में 1997 में किया गया था, फिर लोकसभा में साल 2000 में किया गया था। इसमें 15 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं, और ये जो मेंबर हैं ये स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं लोकसभा के अंदर, और इनकी जो टर्म है वो सिर्फ 1 साल के लिए ही रहती है। फंक्शंस वही है कि अगर मेंबर अच्छे से एथिकल बिहेव नहीं कर रहे उसको टेस्ट करना, कुछ रिकमेंडेशंस देना कि एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में अगर देखा जाए तो किस किस तरीके से एक्सपेल किया जा सकता है एमपी को। अगर एमपी को पाया गया कि उन्होंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया है या कंटेम्प्ट ऑफ हाउस किया है तो एक्सपेल किया जा सकता है। एक्सपेल करने के लिए एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, मतलब पूरे हाउस के मेंबर में से सिंपल मेजॉरिटी के मेंबर्स जो है वो कह दे कि हाँ जी इनको एक्सपेल कर दो या फिर मतलब इनको बाहर निकाल दो। इसके अलावा एथिक्स कमेटी इस केस में इन्वॉल्व थी, उन्होंने रिपोर्ट जमा करी, फिर एक्सपेल हुआ। पर हर केस में ऐसा नहीं होता, अलग अलग केसेस के हिसाब से एक्सपेल किया जा सकता है कि आपने किस तरीके का क्या कंडक्ट रखा है। लीगल बेसिस की बात की जाए, कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है हाउस के, जैसे कि लोकसभा के केस में स्पीकर, राज्यसभा के केस में चेयरमैन, उनके पास पूरी पावर होती है कि वो मेंबर को हाउस से बाहर
बाहर निकाल सकते हैं ताकि हाउस का ऑर्डर मेंटेन रहे। अगर उनको लगता है कोई मेंबर मिसकंडक्ट कर रहा है तो वो इमीडिएटली भी किसी मेंबर को एक्सपेल कर सकते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है डिस्टर्बेंस है। जैसे क्लास में मॉनिटर होते हैं ना, क्लास से बाहर निकाल देते हैं, कई बार आप अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे होते क्लास में, पूरी क्लास का कंडक्ट खराब करते हैं, टीचर्स भी कई बार ये चीज करते हैं। इन द सेम मैनर तो लोकसभा और राज्यसभा में ऐसे क्या क्या रूल्स हैं जिसमें ये एक्सपल्शन हो सकता है, रूल्स के नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला रूल है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि मान के चलिए लोकसभा के केस में स्पीकर, राज्यसभा के केस में चेयरमैन, अगर उनको लगता है कोई मतलब एक पर्सन लेजिस्लेटर डिस्टर्ब कर रहा है, कंडक्ट सही नहीं कर रहा है कोई भी एमपी, तो वो उनको तुरंत कह सकते हैं कि आप हाउस छोड़ के चले जाइए, मतलब रेस्ट ऑफ द डे जो बचा हुआ है हाउस के अंदर आप उसमें नहीं बैठेंगे। सिमिलरली अगर वो एमपी को सस्पेंड कर सकते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन ऑल्सो, कि आज के बाद जितने भी सेशंस बचे हुए हैं पार्लियामेंट के आप उसमें आएंगे नहीं। इसके अलावा एक और रूल है उनके पास, जैसे ये दो रूल्स में तो हो गया ना कि उनके पास मतलब इमीडिएटली कोई कॉज आ गया, फिर एक रूल है कि मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए हाउस की, तब एक्सपेल कर सकते हैं। एक और रूल है कि अगर स्पीकर ने सीधा सीधा किसी एमपी का नाम ही लिख दिया और लिख के ये बोल दिया कि ये वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस के अंदर नहीं आना चाहिए, तो वो एमपी जो है वो 5 दिन के लिए सस्पेंड रहते हैं। और साथ ही साथ कई बार होता है कि रेस्ट ऑफ द जो पार्ट है सेशन का टाइम ड्यूरेशन, उसके लिए भी उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। पर राज्यसभा में इस तरीके का कोई भी प्रावधान नहीं है, मतलब चेयरमैन जो है वो किसी का नाम सीधा सीधा नहीं लिख के बोल सकते कि ये यहाँ हाउस में नहीं आएंगे, ठीक है। आर्टिकल 122 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी बोला गया है कि पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग्स होती हैं जुडिशरी उसमें इंटरवीन नहीं करेगी। लेकिन राजा रामपाल केस 2007 में आया जिसमें जुडिशरी के द्वारा ये कहा गया कि हो सकता है कि किसी को ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के एम ही आपने टैग दे दिया पर उस इंसान ने ऐसा कुछ किया नहीं था, तो अगर कुछ इलीगल तरीके से आप मतलब प्रोसीडिंग कर रहे हैं तो जुडिशियल स्क्रूटनी उस पर होगी ही होगी। इसके अलावा एक्सपल्शन और डिस्क्वालिफिकेशन, ये दोनों टर्म अलग हैं। एक्सपल्शन का मतलब होता है आपने बाहर निकाल दिया, डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब भी है कि अभी वो मेंबर बैठ नहीं रहे हैं पार्लियामेंट में, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन के केस में वो इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन एक्सपेल होने के बाद वो इलेक्शन के पार्टिसिपेंट रहते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन के कुछ और प्रावधान हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में साफ साफ कहा गया है सेक्शन 8 के अंदर कि लॉ मेकर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर ये पाया जाता है कि उनको जेल हुई है, और अगर ये पाया जाता है कि उनकी जो जेल की सजा है वो 2 साल या उससे भी ज्यादा है तो 6 साल तक वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते। 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, आगे देखेंगे अभी। आर्टिकल 102 और 191 में ये भी बोला गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन तब भी हो सकता है अगर किसी एमपी ने या फिर एमएलए ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को हेल्ड कर लिया, वो अनसाउंड माइंड के हो चुके हैं, उनके पास वैलिड सिटीजनशिप नहीं है इंडिया का, तब भी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो किया जा सकता है। एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करेंगे। महाराष्ट्र के स्पीकर के द्वारा हाल फिलहाल एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो भी पिटीशन आई थी उनके द्वारा उन पिटीशन को खारिज कर दिया गया, इसलिए चर्चा में आया। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इसको 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत ऐड किया गया था। इससे पहले 10th शेड्यूल जो था वो सिक्किम स्टेट से संबंध रखता था, स्टैटिक पार्ट में आपने पढ़ा भी होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग कि इस पर्सन को डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं, तो उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस के पास होती है, यानी कि स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा, है ना। डिस्क्वालिफिकेशन तब होता है अगर मेंबर ने वॉलेंटरली अपने हक से बोल दिया कि मुझे इस पार्टी का मेंबर नहीं बनना, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि उसी पार्टी के दम पे तो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, है ना। अगर उन्होंने बोल दिया कि मेरी जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको वोट कर रही है, जिस फेवर में, मैं उस फेवर में वोट नहीं करना चाहता, पार्टी के अगेंस्ट चले गए और फिर पार्टी ने उनकी इस कंडक्ट को माफ भी नहीं किया विद इन 15 डेज, तब भी ये डिस्क्वालिफिकेशन होगा। अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर सिलेक्ट हुआ है और लेजिस्लेटर में बैठा हुआ है, पर बाद में इंडिपेंडेंट होने के बाद उन्होंने सेशन में बैठ के किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया इलेक्शन होने के बाद, तो भी डिस्क्वालीफाई है। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है और वो भी मान के चलिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन 6 महीने के बाद करते हैं, तो वो भी डिस्क्वालीफाई है। मतलब अगर नॉमिनेटेड मेंबर ने विद इन द 6 मंथ 6 महीने के अंदर अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन उसके बाद है। कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। मान के चलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके लगभग 2/3 लेजिस्लेटर एक साथ मिलकर किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं, तो उसको मर्जर बोला जाएगा। उस केस में उन 2/3 लोगों का डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो नहीं किया जाएगा। इसके अलावा
अगर पर्सन स्पीकर है, मान के चलिए लोकसभा का, डिप्टी स्पीकर है, डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा का, अगर इन सारी पोस्ट पे चला गया है पर्सन और वो अपनी पार्टी को छोड़ना चाहता है इस पोजीशन के कारण, तो वो पार्टी छोड़ सकते हैं, तब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। अभी प्रेजेंट में ऐसा कोई कानून नहीं है कि हमारे पास लिखा गया हो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर ऑफ द हाउस या चेयरमैन ऑफ द हाउस को इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर डिसीजन लेके बताना पड़ेगा कि मेंबर डिस्क्वालीफाई है या नहीं है। तो इसी वजह से ये लंबे समय तक इस चीज को लटका के भी रखते हैं और एंटी डिफेक्शन के केसेस जो है ये चर्चा में बने रहते हैं। कुछ जजमेंट्स भी आई थी 10th शेड्यूल के अंदर सुप्रीम कोर्ट की, जैसे कि किहोतो हॉलोहन वर्सेस जचिलू केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर का जो डिसीजन है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा, मतलब जजेस उस पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं कि ये डिसीजन सही था कि नहीं था। उसके बाद केशव मेघाचंद्र सिंह केस 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो स्पीकर को या फिर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको 3 महीने के अंदर डिसाइड कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक उसको लटका के रखें। और ये भी बोला कि स्पीकर तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ही आते हैं और अगर वो छोड़ भी चुके हैं पार्टी को तब भी थोड़ा फेवरेटिज्म रहता ही है। इस वजह से कोई एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए जिसके पास ये डिसीजन रहे कि वो डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करे, ना कि स्पीकर या फिर चेयरमैन। विप की बात करेंगे। सो विप जो है इसका काफी जिक्र होता है जब एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं। दरअसल मैंने आपको बोला ना कि अगर पार्टी के अगेंस्ट जाके किसी पर्सन ने डिसीजन ले लिया और वोट नहीं किया, पार्टी जो फेवर कर रही है जिस चीज को उसके खिलाफ वोट कर दिया, तो 15 दिन के अंदर अगर पार्टी माफ नहीं करती है तो वो पर्सन डिस्क्वालीफाई है। तो ये जो ऑब्लिगेशन होता है कि आपको पार्टी के फेवर में रहना ही रहना है, ये चेक कौन करता है? ये चेक करते हैं विप। विप दरअसल एक ब्रिटिश प्रैक्टिस है। इसमें पार्लियामेंट में विप कुछ भी हो सकता है। जैसे सबसे पहले तो पार्टी के मेंबर्स का एक रिटन ऑर्डर होगा, अगर आपने ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, या फिर एक मेंबर को ही सिलेक्ट किया होगा पार्टी ने अपने विप के तौर पे, और वो मेंबर जो बोलेगा पार्टी का डिसीजन वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ दैट पार्टी या फिर मेंबर आप उसके। अगर आप उस ऑफिशियल की बात भी नहीं मान रहे हो और पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन आएगा। अगली बात करते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में। प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। सो नंबर ऑफ ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा 2019 से काफी ज्यादा कम हो गए हैं। जितनी ऑर्डिनेंस कम है इसका मतलब उतना ज्यादा हमारा लेजिस्लेचर एक्टिव है जहां पे हमने मेंबर्स को इलेक्ट किया है। ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग की पावर होती क्या है? ये कुछ टेम्परेरी लॉ होते हैं। मान के चलिए अब राज्यसभा लोकसभा पावर के अंदर नहीं है ना, अभी यहाँ पे नहीं बैठे हुए पार्लियामेंटेरियंस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कोई कानून इमीडिएटली लेके आना है तो वो पावर रहेगी प्रेसिडेंट के पास कि वो उस कानून को इमीडिएटली एज अ ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं। सिमिलरली स्टेट के केस में गवर्नर के पास। तो ये टेम्परेरी लॉ है, जब ये तब लागू होते हैं जब पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। सो ये जो हमने पावर ऑर्डिनेंस की ड्रॉ करी है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से विड्रॉ करी है, इन्हीं से ये पावर आई है। ऑर्डिनेंस की पावर गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए अलग अलग आर्टिकल में दी गई है। आर्टिकल 123 बताता है प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, आर्टिकल 213 बताता है गवर्नर के पास क्या पावर है ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग। सो ये जो ऑर्डिनेंस होते हैं ये सेम वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कोई कानून एक्ट करता है, लेकिन ये टेम्परेरी होते हैं क्योंकि दोबारा से जब लेजिस्लेचर सेशन के अंदर आएगा तो ये ऑर्डिनेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। अब खत्म कब होगा? कोई भी ऑर्डिनेंस तब खत्म होगा जब सेशन आ गया और उस सेशन के आने के बाद 6 वीक्स का पीरियड हो गया। सो विद इन द 6 वीक्स, ये 6 हफ्तों के पीरियड के दौरान ये ऑर्डिनेंस कभी भी खारिज हो सकता है। कब? 6 हफ्ते, जब सेशन शुरू हो चुका है उसके बाद। अब सेशन मान के चलिए राज्यसभा का सेशन पहले शुरू हो गया, लोकसभा का बाद में शुरू हुआ, तो कहां से लेकर कहां तक 6 हफ्ते काउंट किए जाएंगे? जब दूसरे वाला जो हाउस है उसका सेशन स्टार्ट हुआ है। मान के चलिए पहले राज्यसभा का हो गया था फिर लोकसभा का, तो लोकसभा ने जब अपना सेशन स्टार्ट किया तब से लेकर लास्ट तक 6 हफ्ते के अंदर अंदर कभी भी ऑर्डिनेंस खारिज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर अपना जो ऑर्डिनेंस है वो सेशन आने से पहले ही खुद से खारिज कर देते हैं तब भी खारिज माना जाएगा। इसके अलावा अगर हाउस ने 6 हफ्ते से पहले ही बोल दिया कि हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये इसको डिसअप्रूव कर दिया रेजोल्यूशन को, तो भी ऑर्डिनेंस 6 हफ्ते चलेगा नहीं, उससे पहले खारिज हो जाएगा। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी पावर है कि वो रेजोल्यूशन एक मतलब पुट ऑन कर सकते हैं कि हमें ये वाला जो ऑर्डिनेंस अब नहीं चाहिए, तो वो रेजोल्यूशन को डिसअप्रूव कर देंगे। लेकिन ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर में केवल लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है, काउंसिल के पास नहीं है। ऑर्डिनेंस जो है वो केवल उन मैटर्स पे ही इशू किए जा सकते हैं जिन पे पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर जो है वो कानून बना सकते हैं, किसी एक्स्ट्रा पे नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की पावर जो पार्लियामेंट के पास होती है वो ऑर्डिनेंस में नहीं आती है। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखेंगे कि गवर्नर जो है
वो ऑर्डिनेंस नहीं बना सकते हैं विदाउट गिविंग रेफरेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। किन किन केसेस में? अगर कोई ऐसा कानून बनता जिसमें प्रेसिडेंट का पहले से सैंक्शन चाहिए होता तो गवर्नर भी उस पर ऑर्डिनेंस नहीं बनाएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट का सैंक्शन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हाउस तो सेशन में है ही नहीं। इसके अलावा गवर्नर जो है, अगर उनको फ्यूचर में कोई बिल को रिजर्व रखना था प्रेसिडेंट के लिए, तो फ्यूचर में पहले प्रेसिडेंट के पास वो बिल जाना ही है ना, तो वो ऑर्डिनेंस जो है उस केस में तभी बना पाएंगे जब उनको प्रेसिडेंट को पहले ही बताना पड़ेगा कि मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर का अगर कोई ऐसा एक्ट है जिसमें कुछ ऐसे प्रावधान लिखे हैं जो कि इनवैलिड माने जाएंगे विदाउट रिसीविंग द प्रेसिडेंट असेंट, तो उस केस में भी जो गवर्नर हैं वो प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना ऑर्डिनेंस नहीं बना सकते। कुछ जजमेंट है ऑर्डिनेंस से रिलेटेड, जैसे आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें कि कोर्ट ने कहा था कि प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होता है कि हमें इमीडिएटली ऑर्डिनेंस लेके आना पड़ा क्योंकि हाउस सेशन में नहीं था, वो डिसीजन को जुडिशरी चेक कर सकती है, उसके ऊपर स्क्रूटनी कर सकती है कि हो सकता है कि जानबूझकर प्रेसिडेंट ने लेजिस्लेचर की पावर को या पार्लियामेंट की पावर को बाईपास करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया हो। इसके अलावा डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में कोर्ट ने साफ साफ ये कहा था कि लेजिस्लेटिव पावर जो होती है एग्जीक्यूटिव की ऑर्डिनेंस बनाने की, उसको एक्सेप्शनली ही यूज करना चाहिए, क्योंकि मेन पावर तो लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की है, ना कि गवर्नर की या फिर प्रेसिडेंट की। कृष्णा कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में कोर्ट ने साफ कहा था कि प्रेसिडेंट किस हक पे या गवर्नर किस हक पे ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, वो जुडिशियल रिव्यू के तहत दोबारा से तहकीकात उस पर की जा सकती है। अगली बात करेंगे सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट ने 75 साल कंप्लीट कर लिए हैं। पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो भी प्रोसीजर होता है, जो भी लेजिस्लेटिव नॉलेज होती है, उन सबके कस्टोडियन के तौर पे काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान में देखें तो आर्टिकल 98 में लिखा गया है कि हर एक हाउस जो है पार्लियामेंट का, उसका एक सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ होगा। पार्लियामेंट कानून के तहत कैसे पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट में स्टाफ को रिक्रूट किया जाएगा, किस तरीके से उनका सर्विस कंडीशन रहेगा, ये सब तय कर सकता है। लेकिन अभी तक पार्लियामेंट ने इसके लिए कोई खास कानून या स्पेशल कानून बनाया नहीं है। इसके अलावा एक कॉमन पोस्ट जो है पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट की, वो दोनों हाउसेस के लिए पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जा सकती है। आर्टिकल 187 जो है, इसमें भी स्टेट लेजिस्लेचर को लेकर सिमिलर प्रावधान है कि स्टेट लेवल पे भी सेक्रेटेरिएट होगा। काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटेरिएट एंड पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट, ये दोनों बनाए गए थे 1952 में। उसके बाद 1954 में इनके नाम बदल दिए गए। काउंसिल ऑफ स्टेट का कर दिया गया राज्यसभा सेक्रेटेरिएट और पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट का नाम हो गया लोकसभा सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट जो है ये 10 सर्विसेज को बांटता है, और जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, इनकी अलग अलग ब्रांचेस बनी हुई हैं। स्पीकर और चेयरमैन जो है वो इसमें नई नई पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, उनके पास ये पावर है। लेकिन अगर क्लास 1 और क्लास 2 की पोस्ट क्रिएट करनी है तो उसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री का पहले से परमिशन चाहिए होगा। सेक्रेटरी जनरल जो है दोनों हाउस के, उनके पास रैंक बराबर का होगा जैसा कि कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी सिविल सर्वेंट होते हैं, सो ध्यान रखेंगे। लेकिन जब हम टेबल ऑफ प्रेसिडेंस देखते हैं तो उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी की पोजीशन 11वीं है, जबकि सेक्रेटरी जनरल जो है लोकसभा राज्यसभा के, उनकी पोजीशन 23rd है। इसके अलावा फंक्शंस देखें सेक्रेटेरिएट के, तो सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट देना, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को, पेमेंट और ऑफ सैलरी के बारे में डिसाइड करना, पार्लियामेंट कमेटीज को मदद करना, सर्विस देना उनको, सेक्रेटरी जनरल्स को मदद देना, प्रिपेयर करना रिसर्च पेपर्स को, स्टडी मटेरियल को। इसके अलावा डे टू डे की जो प्रोसीडिंग होती है हाउसेस की, उनका रिकॉर्ड जो है उसको पब्लिश करना। स्ट्रक्चर की बात करें तो लोकसभा राज्यसभा दोनों लेवल पे सेक्रेटेरिएट है। लोकसभा में बात करें तो स्पीकर जो है उनके पास अल्टीमेट पावर होती है, राज्यसभा केस में चेयरमैन के पास होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दोनों केस में सेक्रेटरी जनरल होते हैं। रिक्रूटमेंट की कंडीशन लोकसभा में जो रहती हैं वो लोकसभा सेक्रेटेरिएट की डिसाइड होती हैं स्पीकर के द्वारा, राज्यसभा के केस में डिसाइड होती हैं चेयरमैन के द्वारा। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया की अगर बात की जाए तो 30th एनिवर्सरी हम लोगों ने मनाई है 2023 में 73rd और 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। सो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ हमारी डेमोक्रेसी को डिसेंट्रलाइज किया था, यानी कि लोकल बॉडीज जो है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, उनका निर्माण किया था। सो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यही होता है कि सेंट्रल लेवल से लेकर लोकल गवर्नमेंट तक पावर जो है उसको शिफ्ट कर देना। 1993 में 73rd और 74th अमेंडमेंट जो थे इनको इन्फोर्स किया गया था। 73rd अमेंडमेंट ने बात करी थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बनाने की, 74th ने बात करी थी अर्बन लोकल बॉडीज को बनाने की। 73rd अमेंडमेंट में पार्ट 9 ऐड किया गया, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक ऐड किए गए। ये 11th शेड्यूल में आता है।
29 फंक्शनल आइटम्स हैं जिसमें पंचायत डायरेक्टली काम कर सकती है। 74th अमेंडमेंट पार्ट 9A में आता है। 243P से लेकर 243ZG तक आर्टिकल है। 12वें शेड्यूल का पार्ट है। इसमें 18 आइटम्स हैं जो लिखी गई हैं जिसमें कि अर्बन लोकल बॉडीज काम करेंगी। लेवल्स की बात की जाए तो अगर हम पंचायती राज की बात करें तो विलेज लेवल पे, गांव के लेवल पर ग्राम सभा होती है जिसको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। ग्राम पंचायत होते हैं। इसके अलावा ब्लॉक लेवल के ऊपर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जिला परिषद का गठन किया जाता है। कुछ स्टेप्स ऑलरेडी लिए गए थे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट है ई ग्राम स्वराज। एक पोर्टल बनाया गया था जिसमें साफ साफ देखा जाता था कि कैसे ग्राम लेवल पे प्लानिंग, अकाउंटिंग या मॉनिटरिंग की जा रही है ग्राम पंचायत की। इसके अलावा बैकवर्ड क्लासेस के लिए बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड बनाया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज बनाया गया जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। नेशनल पंचायत अवार्ड दिए जाते हैं हर बार। स्वामित्व स्कीम पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा लाई गई जिसमें हर एक घर के रिकॉर्ड जो है, राइट्स के रिकॉर्ड, किसकी जमीन किसके पास, किसका हक है, वो सब रखा गया है। पंचायती राज कमेटीज का गठन हुआ था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बिफोर। तो बलवंत राय की कमेटी सबसे पहले आई थी 1957 में। बलवंत राय मेहता कमेटी ने बताया था कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम जो है वो होना चाहिए जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद रहेंगे। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी आई 1977 में। इन्होंने बोला 2 टियर सिस्टम होना चाहिए, यानी कि ग्राम पंचायत और केवल जिला परिषद। उसके बाद CH हनुमंता राव वर्किंग कमेटी, GV राव कमेटी, LM सिंघवी थंगन कमेटी, ये सारी कमेटी सीक्वेंस में आपको ध्यान रखनी है। आपसे क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। हाल फिलहाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज करी, फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जिसमें लिखा गया है कि पंचायत जो है उसका फाइनेंस कैसे रहेगा। आर्टिकल 243H साफ साफ बोलता है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनको पंचायत को ग्रांटेड एड देनी पड़ेगी। कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से। और पंचायत के पास खुद भी पावर है कि वो टैक्स जो है उनको इम्पोज कर सकते हैं, उनको कलेक्ट कर सकते हैं और ड्यूटीज वगैरह लगा सकते हैं। आर्टिकल 243I में लिखा गया है स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन हर 5 साल में करना है ताकि पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसको मजबूत किया जा सके। आर्टिकल 280 जो कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से डील करता है, जिसका सेपरेट वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, इसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि इनको एक रिकमेंडेशन भी देना होगा कि कैसे स्टेट कंसोलिडेटेड फंड को मजबूत किया जा सकता है टू सप्लीमेंट द पंचायत रिसोर्सेज। कुछ और सोर्सेज हैं पंचायत के पास फाइनेंस को लेकर, जैसे खुद का रेवेन्यू जनरेट करना, जैसे कि वो लैंड के ऊपर टैक्स लगाते हैं लेकिन एग्रीकल्चर लैंड पे टैक्स नहीं लगा सकते। एग्रीकल्चर लैंड पे टैक्स कौन लगा सकता है, जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा वो छोटे मोटे सर्विस टैक्स हो गया, ट्रेड्स के ऊपर, व्यापार के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी उनके पास होता है, जैसे कि उनके एरिया से कोई सामान एक्सपोर्ट हो रहा है तो उस पर थोड़ी सी मार्केट फीस लगा दी। इसके अलावा सेंट्रल फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन से भी उनको कुछ फंडिंग जाती है। जैसे एक होती है टाइड ग्रांट। टाइड का मतलब कुछ सेक्टर्स के लिए ग्रांट जाना, जैसे कि एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। एक होती है अनटाइड ग्रांट, सिंपली उनको पैसा दे दिया, वो जो चाहे उसका कर सकते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट, जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उतनी ज्यादा ग्रांट जाएगी। स्पेशल कैटेगरी ग्रांट, ये तब जाएगी उनके पास जब उनका कोई रीजन जो है वो ऐसे चैलेंज से जूझ रहा है जिसके लिए पैसे की जरूरत है। कुछ और रिसोर्सेज के थ्रू पैसा जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट की स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में बात करेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर ये कैपेसिटी बिल्डिंग जो है लोकल लेवल पे अर्बन लोकल बॉडीज का, वो करने का डिसीजन लिया है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का जो गठन है वो 2021 में किया गया था। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियली ऑटोनॉमस है और ये एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है मिशन कर्मयोगी का, जो कि सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए बनाया गया था। तो ये जो आपकी बॉडी है ये काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल के अंडर। इसका पर्पस यही है कि यूनिफॉर्म लेवल पे हर एक लेवल जो है हमारे देश का, उस लेवल पर जाकर कैपेसिटी बिल्डिंग करना, शेयरिंग को डेवलप करना और ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ जो है वो देश को देना। इसमें चेयरपर्सन होते हैं, 2 मेंबर्स होते हैं। इसके फंक्शंस यहाँ पे यही लिखे गए हैं कि किस तरीके से अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बिठा के ज्यादा मजबूती से ग्रोथ लाई जा सकती है। अब बात कर रहे हैं अर्बन लेवल पे इसी तरीके का कैपेसिटी बिल्डिंग करने की। इसमें 3 इनिशिएटिव लाए गए हैं कि एनुअली कैपेसिटी बिल्डिंग का प्लान बनाया जाएगा। 6 पर्टिकुलर जगहों को अर्बन लोकल बॉडीज को कवर किया जाएगा। नाम आपको ध्यान नहीं रखना है। कॉम्प्रिहेंसिव एक टूल किट होगी, किस तरीके से ये लोकल बॉडीज के अंदर प्लान्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्या क्या टूल्स उनको दिए जाएंगे, उसकी बात की गई है। अर्बन लोकल बॉडीज की बात की जाए तो छोटे से टाउन या सिटी को ये गवर्न करती हैं। अलग अलग लेवल पे इनको बनाया गया है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया गया था। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें एक्ट में बोला गया है नगर पंचायत गठन किया जाएगा ट्रांजिशनल एरिया के लिए, म्यूनिसिपल काउंसिल का गठन होगा छोटे से अर्बन एरिया के लिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े अर्बन एरिया में बनाई जाएंगी। अगर मेजर्स की बात की जाए तो अर्बन लोकल
लोकल बॉडीज को मजबूत करने के लिए इससे पहले भी काफी मिशन आ चुके हैं, जैसे कि नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन 2021 में हाउसिंग मिनिस्ट्री के द्वारा ये लाया गया था। इसका मेन फोकस यही था कि अर्बन लोकल बॉडीज में डिजिटलाइजेशन को लेके आना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, लोगों को सिस्टम के साथ कनेक्ट करना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये जो बॉडी है ये रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए बनाई गई है। किसके लिए? अर्बन मैनेजमेंट के लिए। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की बात की जाए तो खुद का पैसा जनरेट करने के लिए म्यूनिसिपैलिटीज के पास अपना बॉन्ड होता है जिससे वो फंड को रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पेसा एक्ट की, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। अब इतना तो पता है कि 73rd अमेंडमेंट जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाला, उससे कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हो गया था लोकल गवर्नमेंट का। लेकिन शेड्यूल एरिया जहां पे ट्राइब्स रहते हैं वहां पे डायरेक्टली हम इस एक्ट को अप्लाई नहीं कर सकते थे, इसलिए वहां के लिए स्पेशल आया आपका पेसा एक्ट। झारखंड ने हाल फिलहाल इसके लिए रूल बनाए हैं। तो ध्यान रखेंगे पेसा होता क्या है। दिलीप भुरिया नाम का कमेटी जो था उसने रिकमेंडेशन दिया था 1996 में कि ये वाला जो एक्ट है इसमें पंचायत को कैसे इंप्लीमेंट करना है शेड्यूल्ड एरिया में, वो सब बताया गया था। और इससे क्या होगा कि लोकल लेवल पे पंचायत जो है उसका इंप्लीमेंटेशन भी हो जाएगा वो एरियाज में जहां पे ट्राइब्स रहती हैं, और ट्राइब्स हमारे मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ भी जाएंगे। और साफ साफ ये भी लिखा गया कि जो पार्ट 9 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि पंचायत से डील करता है, उसका एप्लीकेशन पेसा एक्ट के थ्रू उन एरियाज में किया जाएगा जहां ट्राइब्स रहती हैं, और ये होते हैं शेड्यूल्ड एरियाज। अभी ये 10 स्टेट में है, आर्टिकल 244 के अंडर ये 10 स्टेट लिखे गए हैं। साथ ही साथ शेड्यूल 5 की जो ट्राइब्स हैं उनमें भी ये पेसा एक्ट अप्लाई होगा विद सर्टन मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शन। हर एक ट्राइब के हिसाब से मॉडिफिकेशन किया जाएगा। पेसा जो है ये स्टेट लेजिस्लेचर की पावर होती है कि स्टेट का जो लेजिस्लेचर अगर वो बोलेगा कि पेसा लाया जाना चाहिए इस पर्टिकुलर शेड्यूल एरिया के लिए तो लाया जाएगा। अभी प्रेजेंटली हमारे पास 10 ऐसे राज्य हैं जिनको हम शेड्यूल्ड एरिया कंसिडर करते हैं, जो कि 5th शेड्यूल का हिस्सा है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना। 8 राज्य जो है इनमें से उन्होंने तो पेसा के रूल्स को बना लिया, लेकिन झारखंड और ओडिशा ने रूल्स अभी नहीं बनाए हैं, और झारखंड ने हाल फिलहाल रूल्स जो है उनका ड्राफ्ट निकाला है। पंचायती राज मिनिस्ट्री जो है वो मॉनिटर करती है कि पेसा के प्रोविजन को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। पेसा एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये अलग से एक रूल ऑफ फ्रेमवर्क है जो कि ट्राइब्स के लिए बनाया गया है वहां पे पंचायती राज इंप्लीमेंट करने के लिए। ग्राम सभा की कुछ खास पावर होती है पेसा के तहत, जैसे कि आपको अगर वहां पे शेड्यूल्ड एरिया में किसी का लैंड एक्वायर करना चाहते हो या फिर उनके लैंड पे कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आपको वहां की ग्राम सभा से परमिशन लेनी होगी, मैंडेटरी तौर पे, कंसल्टेशन लेना होगा, उनका सलाह लेना होगा। इसके अलावा सोशल लेवल पे अगर आप कोई लोकल प्लान बना रहे हो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए तो उसमें भी ग्राम सभा का कंट्रोल रहेगा। ग्राम सभा वहां की जो है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और छोटी छोटी वाटर बॉडीज को मैनेज करेगी। इसके अलावा शराब वहां पे बिक्री होगी या नहीं होगी, पैसे को कैसे कंट्रोल करना है, वो सबका रेगुलेशन भी ग्राम सभा का रहेगा। सेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन जो है उनके लैंड से उनको कहीं और भेज देना, ये सब में भी ग्राम सभा जो है उसका टिप्पणी जो है वो जरूरी रहेगा। कुछ और फीचर्स हैं पेसा एक्ट के, जैसे कि कस्टम्स के लॉ को मानना। कस्टम्स लॉ माने हर एक ट्राइब का कुछ कस्टम होता है, तो जब भी पेसा एक्ट बनाया जाएगा तो लोकल जो ट्राइब है उनके कस्टम को नुकसान ना पहुंचे इसको ध्यान में रखा जाएगा। ग्राम सभा जो है हर एक लेवल पे हर गांव में बनाई जाएगी, वहां पे जहां शेड्यूल एरिया है, और उसमें वो सारे मेंबर्स होंगे जिनका नाम की इलेक्टोरल रोल्स में है, जो वोट देते हैं। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ग्राम सभा की देखी जाए तो इनके वो सारे काम होंगे कि गांव का एक डेवलपमेंट हो सके, इनके पास फंड को यूटिलाइज करने की पूरी पावर होगी और कंट्रोल इनके पास होगा। हर एक ग्राम सभा के पास ये राइट होगा कि वो अपने ट्रेडिशन और अपने कस्टम्स जो है अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रख सके। रिजर्वेशन भी दिया गया है, जैसे कि हर एक पंचायत में मान के चलिए कोई शेड्यूल एरिया है वहां पे पेसा लागू हो चुका है तो वहां की जो कम्युनिटी है उसको मतलब उस हिसाब से रिजर्वेशन या सीट दी जाएंगी जिस हिसाब से उनका परसेंटेज है वहां पे, और मिनिमम 50% तो रिजर्वेशन देना ही है। साथ ही शेड्यूल एरिया में जो भी कमेटीज बनाई गई हैं उनके जो चेयरपर्सन रहेंगे पंचायत लेवल पे वो सब के सब एसटी रहेंगे, यानी कि वो सारी चेयरपर्सन की सीट्स जो है वो वहां की ट्राइब के लिए रिजर्व रखी गई है। 5th और 6th शेड्यूल दोनों आपको ध्यान रखने, इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। आर्टिकल 244 में दोनों का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 244 में लिखा गया है कि 5th शेड्यूल जो है उसमें कुछ प्रोविजन है जो अप्लाई किए जाएंगे शेड्यूल्ड एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मैनेजमेंट के लिए। हर एक राज्य में ये अप्लाई होगा, एक्सेप्ट कहाँ नहीं होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 6th शेड्यूल कहाँ अप्लाई होगा?
असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम की जो शेड्यूल ट्राइब है उनको मैनेजमेंट देने के लिए या उनको मैनेज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बैकवर्डनेस ज्यादा है। काउंसिल्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो काउंसिल बनेगी 5th शेड्यूल के एरिया में वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाई जाएगी, लेकिन 6th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहाँ पे अवेलेबल रहेगी, यानी इनके पास पावर ज्यादा है। ऑटोनॉमी की बात की जाए तो पेसा का एक्ट जो है वो यहाँ अप्लाई होता है 5th शेड्यूल के एरिया में, और 5th शेड्यूल के तहत हम लोग ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का निर्माण करते हैं। इस 5th शेड्यूल के एरिया में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल पेसा एक्ट के तहत बनाई जाती है। उनके पास केवल पावर होती है एडवाइस देने की, सलाह देने की। लेकिन यहाँ पे जब हम 6th शेड्यूल में देखते हैं तो 5th शेड्यूल के कंपेरिजन में ज्यादा पावर, ज्यादा ऑटोनॉमी दे रखी है, और जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो केवल एडवाइस नहीं देती, वो कुछ चीजों को इंप्लीमेंट भी करवाती है। तो दे हैव द मच वाइडर पावर एज कंपेयर टू ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में देखें तो सबसे पहले पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। देखिए राज्यसभा के अंदर आपके चेयरमैन होते हैं, फिर डिप्टी चेयरमैन होते हैं। तो राज्यसभा के चेयरमैन ने हाल फिलहाल वाइस चेयरपर्सन में राज्यसभा में जितनी भी मेंबर हैं उनमें विमेन को चुना है। ऑल विमेन पैनल इज बीइंग इलेक्टेड। सो रूल्स ऑफ राज्यसभा के तहत साफ साफ लिखा गया है कि जो चेयरमैन है वो अपने ही मेंबर्स में से कुछ वाइस चेयरपर्सन को चुन सकते हैं, एक पैनल बना सकते हैं वाइस चेयरपर्सन का। ये क्यों बनाया जाता है कि अगर इन केस हाउस में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों ही एब्सेंट हैं तो उस टाइम पे वाइस चेयरपर्सन के पैनल में से कोई भी एक मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट बन जाएगा उस टाइम के लिए हाउस का। लेकिन अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की पोजीशन वैकेंट है, खाली है, उस पर अभी कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, तो पावर वाइस चेयरपर्सन के पैनल के पास नहीं है टू प्रिसाइड द हाउस। प्रेसिडेंट के द्वारा उस टाइम पे किसी एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है ताकि वो उस हाउस को देखकर चेयरमैन की ड्यूटी को निभा सके जब तक चेयरमैन की पोस्ट खाली है। इसके अलावा जब चेयरमैन का इलेक्शन हो जाता है तो फिर से एक नया वाइस चेयरपर्सन का पैनल जो है वो नॉमिनेट हो जाता है। पार्लियामेंट्री सेशंस की अगर बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल सेशंस का कोई जिक्र नहीं किया गया। हालांकि समटाइम्स हमें सेशंस के बारे में जरूर देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट को सेशन कैसे, मतलब कब मिलना है गवर्नमेंट को, लेकिन सेशन नाम की टर्म देखने को नहीं मिलती है। आर्टिकल 85 में साफ साफ लिखा है कि पार्लियामेंट को साल में एटलीस्ट 2 बार तो मिलना ही चाहिए। तो मिनिमम गैप कितना हो गया, 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए मिनिमम, है ना। कन्वेंशन है एक पार्लियामेंट की, उसमें लिखा गया है कि साल में 3 सेशन होनी चाहिए। इसके अलावा एक और प्रोविजन दिया गया है कि अगर पार्लियामेंट को इमीडिएटली कभी बुलाना पड़ता है, सम्मन करना पड़ता है, तो उसको बोलेंगे स्पेशल सेशन, लेकिन इसका टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा टाइम और ड्यूरेशन बताया जाता है कि कब पार्लियामेंट सेशन होना चाहिए। उसको समझते हुए प्रेसिडेंट फिर जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या पार्लियामेंट को सम्मन देते हैं कि अब सेशन कंडक्ट किया जाए। इम्यूनिटी फॉर प्रेसिडेंट की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल ये कहा कि गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली इम्यूनिटी को क्लेम नहीं कर सकती किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर, अगर वो सिर्फ ये बोल दे कि इस डॉक्यूमेंट पे प्रेसिडेंट का साइन है या प्रेसिडेंट इज पार्टी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। देखिए प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 361 के तहत कुछ स्पेशल इम्यूनिटी दी गई है, जैसे कि प्रेसिडेंट जो है वो जो भी एक्शन कर रहे हैं ऑफिस के दौरान ड्यूटीज करते हुए, उनको उससे कंप्लीटली इम्यूनिटी है, क्योंकि वो एक पोजीशन को होल्ड करते हुए वो एक्शन कर रहे हैं, और उनका जो कंडक्ट होता है वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ट्रिब्यूनल में डिस्कस नहीं किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस उनका इम्पीचमेंट ना हो रहा हो आर्टिकल 61 के तहत। अब पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि इनके पास जो भी इम्यूनिटी है उसका मिसयूज गवर्नमेंट करे और गवर्नमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आए और सीधा गवर्नमेंट उस डॉक्यूमेंट को लाके ये बोल दे कि क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में प्रेसिडेंट पार्टी है तो प्रेसिडेंट को तो सुरक्षा है, इम्यूनिटी है, तो हमें भी इम्यूनिटी है। इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है। रूल 1676 और रूल 267 की अगर बात करें तो ये प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बारे में रूल्स हैं। 176 रूल बोलता है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के बारे में, कि 2.5 घंटे से कम का डिस्कशन ही किसी पर्टिकुलर इश्यू पे इस रूल के तहत किया जा सकता है। रूल 267 बोलता है कि राज्यसभा के जो एमपी है उनके पास एक स्पेशल पावर रहती है कि वो किसी भी पर्टिकुलर एजेंडा ऑफ हाउस को चाहे तो सस्पेंड करवा सकते हैं, पर उसके लिए चेयरमैन का अप्रूवल लगेगा। एडजर्नमेंट मोशन की बात करेंगे। लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन को मूव किया जा सकता है। ये वो मोशन है जिसमें साफ साफ ये बोला जाता है स्पीकर को कि कुछ अर्जेंट मैटर जो है पब्लिक इंपॉर्टेंस का वो डिस्कस करना है, तो इसमें स्पीकर की अनुमति बहुत ज्यादा जरूरी है। मिनिमम 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए इस मोशन को मूव करने के लिए, और इसमें गवर्नमेंट के खिलाफ भी कुछ हो सकता है, और अगर ये पास हो जाता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आ सकता है आगे चल के, है ना। राज्यसभा में ये डिवाइस यूज नहीं की जा सकती क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ इसमें कुछ ना कुछ निंदा हो सकती है। डिस्कशन जो है इसके ऊपर वो 2.5 घंटे मिनिमम होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात करेंगे। प्रीवियस ईयर में यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है।
सो कमेटी और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है राज्यसभा की, उनके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई कि किस तरीके से अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने अपने रूल्स जो बनाने थे उनमें डिले किया बनाने में। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब होता है अपनी पावर जो है कानून बनाने की, उसको ना बनाकर किसी दूसरे वाले को पावर जो है सबऑर्डिनेट के तौर पे दे देना। ये इसलिए दी जाती है पार्लियामेंट के द्वारा क्योंकि पार्लियामेंट के पास जो लेजिस्लेटिव होता है उसके पास खुद के बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, तब कानून बनाने के लिए सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन लेवल पे कमेटी बना दी जाती है। लेजिस्लेचर्स के पास लिमिटेशन ऑफ टाइम के कारण ये होता है और एक्सपर्ट्स भी इस कमेटी में रहते हैं, इसलिए ये अच्छे से लॉ को फ्रेम कर सकते हैं। कमेटी और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो राज्यसभा के अंदर बनाई गई है उसका एक मैंडेट है कि वो क्या करेंगे, जितने भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं उनकी पावर को प्रॉपर्ली चेक करते हैं और हाउस की रिपोर्ट्स को किस तरीके से देखते हुए कानून बना रही है ये कमेटी उसको भी तय करते हैं। पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में बात करते हैं। हाल फिलहाल कुछ मेंबर्स जो थे, कुछ मेंबर्स नहीं, कुछ एक्यूज कह लीजिए, वो लोकसभा के अंदर विजिटर पास लेके एंटर करके और उन्होंने वहां पे येलो स्मोक जो है वो इमिट कर दिया, कलर्ड गैस। तो पार्लियामेंट के अंदर ऐसे ही कोई घुस नहीं सकता है। एक्चुअल में स्पीकर के पास पावर होती है कि वो किसी भी स्ट्रेंजर को पार्लियामेंट के अंदर आने से मना कर सकते हैं। और विजिटर अगर जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर तो उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होता है पार्लियामेंटेरियन से। सरपंच पति कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। रूरल डेवलपमेंट की कमेटी ने ये बोला है कि सरपंच पति या प्रधान पति की कैपेसिटी की जो कॉन्सेप्ट है या फिर इसकी जो प्रैक्टिस है इसको कंट्रोल करना चाहिए। दरअसल सरपंच पति का मतलब क्या होता है, अब विमेन को रिजर्वेशन मिला हुआ है 73rd अमेंडमेंट के तहत कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में 1/3 जो सीट्स हैं यानी कि 33% तक जो सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं और चेयरपर्सन जो बनेंगी वो भी 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है। सो ये रिजर्वेशन आर्टिकल 243D में दिया गया है। अब महिलाएं बहुत सारी इस रिजर्वेशन से पंचायत लेवल पे सरपंच तो बन जाती हैं, लेकिन असल में सरपंच वो बनती हैं, शासन कौन करते हैं, उनके पति, तो इसीलिए कहते हैं सरपंच पति। सो बहुत सारे राज्य, बिहार, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान में ये रिजर्वेशन 33% या 1/3 से ज्यादा हो चुका है। यहाँ 50% रिजर्वेशन दिया गया है विमेन को। सो विमेन एंड मेन जो है इंडिया में, अगर 2022 की रिपोर्ट देखी जाए तो उसमें विमेन के पास पावर जो है वो बहुत ज्यादा कम है और ये सरपंच पति का कॉन्सेप्ट विमेन को और ज्यादा वीक दिखाता है कि विमेन जो है वो पावर को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। अगली बात करेंगे कोटा टू बैकवर्ड क्लासेस इन अर्बन लोकल बॉडीज। हरियाणा कैबिनेट ने साफ साफ बोला है कि स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो भी लिखा होगा उस हिसाब से हम अर्बन लोकल बॉडीज में बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देंगे। दरअसल लोकल बॉडीज जो होती हैं उनमें रिजर्वेशन SC और ST को तो साफ साफ लिखा हुआ है मैंडेटरी, लेकिन इसके अलावा अगर OBC को रिजर्वेशन उसमें चाहिए तो उसके लिए एक कमेटी का गठन होना चाहिए। ये बोला था के कृष्णामूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने। सो ये रिजर्वेशन जो भी दिया जाएगा SC ST OBC इन तीनों को मिलाकर 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे थर्ड पार्ट की, सेंटर स्टेट रिलेशन की। सबसे पहले न्यूज है रोल ऑफ गवर्नर के बारे में। हाल फिलहाल केरला, तमिलनाडु और पंजाब सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे क्योंकि उनको लगा कि उनके जो पेंडिंग बिल्स हैं उनके गवर्नर के द्वारा उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो कौन कौन से एक्शन गवर्नर के द्वारा लिए जा सकते हैं बिल को लेकर। आर्टिकल 200 में लिखा गया है कि गवर्नर जो है वो किसी भी कानून को एक्ट बनाते हैं अगर वो उसको परमिशन दे देते हैं या असेंट दे देते हैं तो गवर्नर के पास ऑप्शन होते हैं असेंट दे देना, मतलब तब जो बिल है वो कानून बन जाएगा। असेंट को विदहोल्ड कर लेना, तब बिल कानून नहीं बनेगा। बिल को दोबारा से लेजिस्लेचर के पास भेज देना, रिटर्न कर देना कि दोबारा से इसमें देखो क्या खराबी है, और अगर खराबी होने के बावजूद लेजिस्लेचर ने उस बिल में कुछ भी चेंज नहीं किया या चेंज करके भी अगर भेज दिया गवर्नर को, तब गवर्नर को उसको दोबारा से असेंट देना ही पड़ेगा, तब वो दोबारा मना नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन ने हालांकि कोई टाइम लिमिट नहीं लिखी है कि कितने टाइम फ्रेम में गवर्नर जो है वो बिल को रिटर्न कर देंगे और बोलेंगे कि इसको रिकंसिडर करो, लेकिन जल्दी करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसके अलावा एक और पावर है कि वो अपने बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रख सकते हैं, खास करके तब जब उनको लगता है कि हाई कोर्ट की पावर जो है वो इस बिल से डेंजर में आएगी। अब जब बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रख दिया, वो आर्टिकल है 201। इस केस में क्या होगा, प्रेसिडेंट चाहे तो इसको असेंट दे सकते हैं, चाहे तो असेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं, चाहे तो प्रेसिडेंट कह सकते हैं गवर्नर को कि ये बिल वापस भेजो स्टेट लेजिस्लेचर के पास और उनको बोलो इसको रिकंसिडर करें। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने रिकंसिडर कर भी लिया और स्टेट लेजिस्लेचर ने गवर्नर को बिल दिया वापस, तो गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बिल को खुद ना असेंट देकर दोबारा से फिर से प्रेसिडेंट के पास भेजना, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रेसिडेंट के पास से आया है। अब गवर्नर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रावधान है गवर्नर को लेकर। आर्टिकल 153 बोलता है कि स्टेट में गवर्नर होने चाहिए। आर्टिकल 154 कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है स्टेट की वो दरअसल गवर्नर के पास होनी चाहिए। आर्टिकल 155 कहता है कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होना चाहिए। 161 बात करता है गवर्नर की पावर टू ग्रांट द पार्डन।
आर्टिकल 163 बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए, चीफ मिनिस्टर उसके हेड होने चाहिए, और ये सब जो हैं ये गवर्नर को सलाह देंगे और गवर्नर इन्हीं की सलाह पे काम करेंगे, एक्सेप्ट इन सम केसेस जहां पे गवर्नर के पास डिस्क्रिशन होगा, खुद से अपनी मतलब जो कह सकते हैं पावर को यूटिलाइज करने का, खुद से डिसीजन लेने का ऑटोनॉमस लेवल पे। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ऐसा डिस्क्रिशन का कोई क्लॉज नहीं है जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है। आर्टिकल 164 की बात करें तो गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, ये कहा गया है। आर्टिकल 213 में गवर्नर के पास पावर है ऑर्डिनेंस लाने की। आर्टिकल 217 जो है वो बोलता है कि गवर्नर जो है वो हाईकोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट देंगे, उनका कंसल्टेशन जरूरी है अपॉइंटमेंट के लिए। कुछ जजमेंट्स भी हैं इसके रिगार्डिंग। शमशेर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर को अपनी जो डिस्क्रिशनरी पावर है ऑटोनोमस लेवल पे उन्हें तभी यूज करना चाहिए जब वो किसी भी मतलब उन्हें जो है वो ऐसे ही बेफालतू में यूज नहीं करना चाहिए, उन्हें तभी यूज करना चाहिए जब उनको लगता है कि इसकी जरूरत है। लेकिन उनको कोई भी बिल अगर उनके पास आता है तो उसको अपने पास बेफालतू में होल्ड करके नहीं रखना चाहिए, अगर लगता है तो उसको स्टेट को दोबारा से रिकंसिडर करने के लिए भेजना चाहिए। नाबम रेबिया केस में ये कहा गया था कि गवर्नर जो भी अपनी पावर को यूज करते हैं उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। कुछ हाल फिलहाल की जजमेंट आई, जैसे कि पंजाब के केस में, तमिलनाडु के केस में जो भी हुआ था, पंजाब केस में साफ 2023 में ये कहा गया कि गवर्नर को अगर लगता है कि उनको बिल अपने पास रखना है, विदहोल्ड करना है, तो भी वो विदहोल्ड ना करके क्या करें, बिल को लेजिस्लेचर के पास भेजें टू रिकंसिडर, ताकि बिल जो है वो लगातार लंबे पीरियड तक बिना किसी टाइम फ्रेम के गवर्नर के पास पड़ा ना रहे। वाइस चांसलर के केस में कहा कि गवर्नर किसी भी यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पे एक्ट करते हैं, जब ऐसा कुछ वो करते हैं तो उस टाइम पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से वो बाध्य नहीं है। तमिलनाडु गवर्नर के केस में ये कहा गया कि गवर्नर जो है वो किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के पास तब नहीं भेज सकते हैं अगर गवर्नर ने उस बिल को अपने पास पहले काफी देर के लिए विदहोल्ड करके रखा था और फिर उसके बाद स्टेट को बोला रिकंसिडर करो, स्टेट ने रिकंसिडर करके गवर्नर को दोबारा भेज दिया, तो गवर्नर ने अटकाने के लिए उस बिल को प्रेसिडेंट को भेज दिया क्योंकि उनकी मंशा नहीं थी उसको असेंट देने की, तो ये हरकत नहीं कर सकते, ये चीज कही है। अब चलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे। प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बहुत जरूरी है। कोऑपरेशन कहाँ यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ये एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप होता है ताकि दोनों अच्छे से फंक्शन कर सके मिलके। इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान भी हैं, जैसे कि 7वें शेड्यूल में बोला गया है सेंटर, स्टेट और कंकरेंट तीनों लिस्ट होंगी। 3 लिस्ट में जहां जहां पावर जिस जिसकी है वो अपने हिसाब से काम करेंगे। ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बात हुई है आर्टिकल 312 में, मतलब पूरे इंडिया लेवल पे भी सर्विसेज बनाई गई हैं कोऑपरेशन को डेवलप करने के लिए। जुडिशियल सिस्टम इंटीग्रेटेड है, यानी कि राज्य और स्टेट के सेंटर के जो कानून हैं जुडिशरी पे वो बराबरी लागू होंगे। इसके अलावा आर्टिकल 263 बात करता है इंटर स्टेट काउंसिल की, ताकि अलग अलग स्टेट्स में अगर कोई विवाद भी है तो एक साथ में बैठकर सॉल्व किया जा सके। आर्टिकल 261 बात करता है फुल फेथ एंड क्रेडिट की, यानी कि पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया पे किसी भी तरीके का पब्लिक एक्ट है, कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग यानी कि जजमेंट है किसी राज्य की, किसी स्टेट की, किसी यूनियन गवर्नमेंट की या फिर राज्य गवर्नमेंट की, वो सारी की सारी प्रोसीडिंग जो है उनके ऊपर पूरा का मान सम्मान जो है पूरे देश भर में दिया जाएगा, जो कि एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल है। जोनल काउंसिल बनाई गई थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत, ताकि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बढ़ाया जा सके। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन की बात करता है, जिसमें राज्यों के पास और यूनियन के पास फंड का डिवीजन कैसे होगा वो तय किया जाता है ताकि कोऑपरेशन बना रहे। आर्टिकल 279 ये बात करता है जीएसटी काउंसिल की। कुछ और स्टेप्स जो हैं वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर लिए गए हैं, जैसे कि 14 फाइनेंस कमीशन के बाद सेंटर के टैक्स से स्टेट को जो शेयर जाएगा वो 32% से बढ़कर 42% हो चुका है। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर को बेल आउट प्रोग्राम चलाया गया है। फाइनेंशियल सेक्टर बेल आउट प्रोग्राम जो है वो सेंटर ने चलाया है, ताकि ये उदी स्कीम के तहत है, ताकि जो स्टेट लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूटरी कंपनीज है बिजली वाली, उनका जो घाटा हो रखा है उसको पूरा किया जा सके। नीति आयोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने की, जिसके लिए नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लेके आया था। इसके अलावा 7 प्रोग्राम लाया गया सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ताकि ह्यूमन कैपिटल हमारा इनरिच करके एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर जो है अलग अलग राज्यों में उसको मजबूत किया जा सके। इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करेंगे। असम और अरुणाचल प्रदेश ने एक MOU साइन किया है इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म करने के लिए। सो आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, केवल सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ओरिजिनली भी और एक्सक्लूसिवली भी, कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किसी दूसरे राज्य से विवाद हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस एक राज्य का किसी दूसरे राज्य से विवाद हो, या फिर 2 राज्यों का एक दूसरे के साथ विवाद हो, उसमें अपनी सलाह अपनी जजमेंट दे सकते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल के तहत आर्टिकल
इंटरस्टेट काउंसिल में भी दरअसल दो राज्यों के विवाद को सॉल्व करने की बात की गई है। आर्टिकल 263 के तहत बोला गया है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो इंटरस्टेट काउंसिल को सेटअप कर सकते हैं किन्हीं दो राज्यों के बीच में अगर डिस्प्यूट चल रहा है उसको सॉल्व करने के लिए, ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। और कुछ और डिस्कशंस भी किन्हीं और प्रोग्राम्स पे या फिर सब्जेक्ट्स पे डिस्कशन करने के लिए भी काउंसिल बनाई जाती है। जोनल काउंसिल भी सेटअप की जाती है ताकि अलग अलग जोन्स के अंदर जो राज्य हैं उनके बीच में कोऑपरेशन रहे और डिस्प्यूट अराइज ना हो। बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें तो बॉर्डर डिस्प्यूट हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भी है, सरचू के और लेह मनाली हाईवे के आसपास। हरियाणा पंजाब का चल रहा है चंडीगढ़ के ऊपर, गुजरात राजस्थान का चल रहा था मानगढ़ हिल के ऊपर, महाराष्ट्र कर्नाटका का चल रहा है बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, क्योंकि ये बॉम्बे का पार्ट हुआ करता था लेकिन अब ये कर्नाटका का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे रहते मैक्सिमम वो लोग हैं जो मराठी बोलते हैं। कर्नाटका और केरला का डिस्प्यूट चल रहा था कासारागौड़ के ऊपर, क्योंकि इनको ये लगता है कि ये केरला का पार्ट बन गया लेकिन होना चाहिए कर्नाटका का, क्योंकि कन्नड़ बोलने वाले लोग रहते हैं। ओडिशा और वेस्ट बंगाल का विवाद चल रहा था कनिका सैंड्स आइलैंड पे जो बे ऑफ बंगाल पे है। हरियाणा हिमाचल का अभी भी विवाद चल रहा है परवाणु नाम के रीजन पे जो पंचकुला के पास है। अब चलते हैं जोनल काउंसिल की बात करेंगे। जोनल काउंसिल मतलब अलग अलग जोन्स में कुछ राज्य आएंगे, उन जोन्स को आपस में डिस्कशन के लिए बिठाया जाता है। ठीक है, जोनल काउंसिल इसीलिए बनाई जाती है ताकि वो डिस्कस करके अपने अपने जोन का डेवलपमेंट तय कर सकें। इसके चेयरपर्सन यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। अभी तक 5 जोनल काउंसिल हैं, ध्यान रखेंगे, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न, ये 5 है। ईस्टर्न माने जो पर्टिकुलरली आप नॉर्थ ईस्टर्न की साइड में चले जाइए उसको कंसिडर कर सकते हैं। सेंट्रल लेवल की अलग है, ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट की बात करेंगे। यूनियन कैबिनेट ने हाल फिलहाल कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेकेंड जो बना है उसको अप्रूवल दिया है और उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो डिक्लेयर करी है। दरअसल कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1 जो है उससे पहले अपनी जजमेंट दे चुका है, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में वाटर कैसे बंटेगा इसके लिए नया ट्रिब्यूनल आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि अभी तक सतलुज यमुना लिंक कैनाल जो है उस पर भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, जिसके लिए क्रिटिसिज्म किया गया। तो हमारे जो 7वां शेड्यूल है उसमें जो स्टेट लिस्ट है उसकी एंट्री 17 में वाटर के बारे में बात की गई है। तो हम कह सकते हैं कि वाटर जो है वो स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। आर्टिकल 262 ये बोलता है कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकता है जिसमें पार्लियामेंट बोलेगा किस तरीके से वाटर का कंट्रोल, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलग अलग राज्यों में किया जाएगा। तो इंटरस्टेट रिवर मैनेजमेंट के लिए पार्लियामेंट कानून बना सकता है, जिसके लिए पार्लियामेंट ने 2 कानून बनाए भी। सबसे पहले है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, जिसमें पार्लियामेंट ने ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट अगर रिक्वेस्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ है किसी पानी को लेकर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए ट्रिब्यूनल बना सकता है। फिर एक बनाया गया रिवर बोर्ड एक्ट 1956। ये एक्ट पार्लियामेंट लाया था इसलिए ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ये तय कर सके कि अलग अलग राज्यों में जो नदियां बहती हैं उनका डेवलपमेंट और रेगुलेशन कैसे किया जाएगा। आर्टिकल 262 साफ साफ बोलता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट में अपना जजमेंट नहीं दे सकता, लेकिन आर्टिकल 136 जो है वो सेम टाइम पे सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो किसी भी ट्रिब्यूनल के जो ऑर्डर्स हैं उनका आगे जो बोल सकते हैं आप उन ऑर्डर्स की जो अपील है उसको सुन सकते हैं। तो आम सी बात है, वाटर को सॉल्व करने के लिए, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी ट्रिब्यूनल। अब इस ट्रिब्यूनल को तो डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकता सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अगर ट्रिब्यूनल का अपील चला गया कोर्ट के पास तो उस अपील के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी जो है वो दे सकते हैं आर्टिकल 136 के अंदर। सो अलग अलग ट्रिब्यूनल अभी तक सेटअप किए जा चुके हैं इस एक्ट के तहत, जैसे कि रावी एंड ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का डिस्प्यूट था। नर्मदा वाटर ट्रिब्यूनल राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र का विवाद था। ये विवाद वाले राज्य ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। महादायी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र के बीच में था, महादायी नदी के ऊपर। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अब इसमें तेलंगाना भी ऐड है। इसके अलावा वसुंधरा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जिसमें आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में था। गोदावरी का ट्रिब्यूट जो था डिस्प्यूट वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच में था। कावेरी का जो था वो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच में था। नेशनल वाटर पॉलिसी में भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं और बोला गया है कि वाटर के यूज और मैनेजमेंट के लिए हमें कुछ मजबूतियां करनी होगी, कुछ चीजें लेके आनी होंगी ऑन अ पेपर। इसके अलावा यूनियन लिस्ट जो है हमारा सेंट्रल लिस्ट, उसमें भी बोला गया है कि अगर इंटरस्टेट रिवर या वैली मैनेजमेंट की बात आती है तो उसकी पावर सेंट्रल लिस्ट के अंदर आएगी। इसके अलावा इंटरनेशनल रूल्स भी बने हुए हैं कुछ वाटर शेयरिंग को लेके, जैसे कि हेलसिंकी रूल 1966 का ये बोलता है कि किसी भी राज्य के बीच में कितना पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा इसका डिसीजन इस हिसाब से लेना चाहिए जितनी उनकी सोशियो इकोनॉमिक नीड है। फिर कैंपेनिंग कंसोलिडेशन रूल्स ये बोलते हैं कि जो वाटर होता है किसी भी एक्विफर का, जिसको हम अंडरग्राउंड या फॉसिल वाटर कहते हैं, वो एक या उससे ज्यादा राज्यों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है ताकि इंटरस्टेट रिवर का डिस्प्यूट जो है वो कंट्रोल किया जा सके। सतलुज यमुना लिंक कैनाल की अगर बात की जाए तो 1966 में इसको प्लान किया गया था। 214 किलोमीटर की ये कैनाल है। दरअसल आपको अगर इंडस
इंडस का पता हो तो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं सतलुज, रावी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ से रावी नदी है, फिर यहाँ सतलुज नदी है, सतलुज की ट्रिब्यूटरी है ब्यास, ये नदियां हैं। तो दरअसल सतलुज यमुना लिंक कैनाल में ऐसा नहीं है सतलुज को यमुना से जोड़ा जा रहा है, रावी और ब्यास, ये जो रावी और ब्यास की नदियां हैं इनके पानी को हरियाणा और पंजाब में आपस में शेयर किया जाएगा, जिसमें ज्यादा हिस्सा जो है वो पंजाब के पास रहेगा कैनाल का। हरियाणा ने अपना हिस्सा कंप्लीट कर लिया कैनाल का, पंजाब ने नहीं किया, क्योंकि पंजाब को ये लगता है कि राइपेरियन प्रिंसिपल के अंडर हम जिस लैंड के ऑनर हैं उसी लैंड पे तो नदी बह रही है, तो सारा का सारा पानी यूज करने का हक हमारा होना चाहिए। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट की बात करी जाए तो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट के लिए 2004 में सेकेंड ट्रिब्यूनल और 1969 में पहला ट्रिब्यूनल बनाया गया था। ये कृष्णा नदी के ऊपर विवाद है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में अब कैसे बटेगा इसके ऊपर चर्चा होगी। कृष्णा एक ईस्ट फ्लोइंग नदी है, महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से गुजरते हुए जाती है। अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में जो इसका डिवीजन होगा वो इसलिए होगा क्योंकि पहले दोनों एक राज्य हुआ करते थे। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में जो पानी बंटना चाहिए ना, वो आंध्र प्रदेश अपने हिस्से का पानी दे, टोटल हम पूरा कृष्णा का पानी नहीं बांटेंगे। इस चीज को लेकर विवाद चल रहा है।